हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इंडिया इज फोकसिंग ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी पे इंडिया का खासकर फोकस बन रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और साथ ही साथ इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, उसको भी लेकर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर पावर को इम्पैक्ट करना चाहा है सेवरल एस्पेक्ट्स पे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सेवरल प्रपोजल्स लाए गए हैं कि सोलर इक्विपमेंट्स को 10 गीगावाट तक बढ़ाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बारे में गवर्नमेंट लगातार कोशिश करते आ रही है और आने वाला टाइम में हो सकता है कि इंडिया जो टारगेट रखी है उसको पूरा करे। तो इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने अपने टारगेट को 100 गीगावाट तक रखा है सोलर एनर्जी का, जो वो 2022 तक अचीव करना चाहता है, और इंडिया ने लगभग 31 गीगावाट तक को अचीव कर लिया है अक्टूबर 2019 तक ही। करंटली इंडिया का फोकस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, ताकि इंपोर्ट्स पे रिड्यूस कर सके हम अपनी डिपेंडेंसी, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम बाहर इंपोर्ट किया करते थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या फिर वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एलाइज हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, सारे पार्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात कही जा रही है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक प्रपोजल लाया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि वो कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने वाली है 20% से लेकर 40% तक सोलर इक्विपमेंट्स में, अगर वो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ने ये लॉ ला रहा है कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स को यूज़ में लाया जाए और फॉरेन सोलर सेल्स का यूज़ ना किया जाए, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एनर्जी सेल्स इन इंडिया and also to boycott the Chinese goods. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% का इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम भी ला रही है, जो कि वेफर्स, इनगोट्स और सेल्स मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, खासकर बैटरीज, सोलर बैटरीज, वो कंट्री के अंदर उसको बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ वो ये भी इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको सेफगार्ड ड्यूटीज़ के तहत इम्प्लीमेंट किया जाए, और सोलर इक्विपमेंट को जो कि इंपोर्ट करी जाती है चाइना और मलेशिया से, उस पर रोक लगाई जाए और भारत में ही इसका निर्माण हो। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कुछ कंसर्न्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टेप लेने जा रही है और सोलर एनर्जी के तहत उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो हर 8 से 10 महीने में अपग्रेड होती है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें हाई कैपिटल और टेक्नोलॉजी लगती है, जिसकी खर्चा बहुत ही ज़्यादा आती है। साथ ही साथ जो रूफटॉप सोलर पावर है उसमें भारत का हाथ लगभग 2.1 गीगावाट का है, जो कि लगभग 70% इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ में लाया जाता है। पर भारत ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ज्वाइन करा है, और इस अलायंस का पर्पस क्या है इसको भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ज्वाइन करा है और इस अलायंस का पर्पस क्या है इसको भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये अलायंस प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा, जिसमें 121 देशों की भागीदारी थी। साथ ही साथ ये लोकेटेड है उन कंट्रीज में, ज्योग्राफिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो भी कंट्रीज एक्वायर करती है, लाई करती है, वो इस अलायंस के अंदर शामिल है। ये अलायंस जो है ये डिपेंडेंसी को घटाना चाहता है फॉसिल फ्यूल्स की, खासकर आने वाले टाइम में पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस की खपत बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और ये चूँकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो आने वाले टाइम में अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो इन कंट्रीज़ का काम ये है कि जो इन जोग्राफिकल लोकेशंस में ट्रॉपिक्स पर लोकेटेड है वो अलायंस के तहत आए और इसको बेनिफिट के तौर पर यूज़ करे। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर उनकी कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल अलायंस है जो कंट्रीज़ के बीच किया जा रहा है, अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा कैसे मिले उसके तहत। इसके साथ ही इसका जो लॉन्च किया गया था दैट वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, और इसे लॉन्च किया गया था इंडिया अफ्रीका समिट के दौरान। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा जान लेंगे कि इंडिया ने प्रण किया है पेरिस समिट के दौरान कि वो 40% तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, उसको घटाने वाला है 2030 तक।
जिसमें न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत विंड एनर्जी जो यूज़ होती है एनर्जी एफिशिएंसी में, उनको इंडिया बढ़ाना चाहता है और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको 40% तक घटाना चाहता है इंडिया 2030 तक, और वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल के तौर पर उभरना चाहता है। तो इंडिया का टारगेट यह है कि सोलर एनर्जी में उभर कर वर्ल्ड को ये बताए कि आने वाले टाइम में अर्थ को प्रिजर्व करते सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि रिसेंटली अमृत स्कीम की रैंकिंग्स निकल चुकी है और इस पर उड़ीसा ने टॉप किया है। तो इसके क्या मायने हैं, हृदय स्कीम, अमृत स्कीम क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, इसको भी जान लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली रैंकिंग्स जारी करी है स्टेट्स की अमृत स्कीम के तहत, और इस पर उड़ीसा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है बाय स्कोरिंग 85.67%। काफ़ी बेहतर रैंकिंग है। इसके क्या मायने हैं, अमृत स्कीम होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले आप ये समझिए कि उड़ीसा ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है और 85.67% से स्कोर करा है उड़ीसा ने। अमृत स्कीम जो है ये अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है। इस स्कीम का ये है कि ये पाइप्ड वाटर सप्लाई को हाउस होल्ड तक कैसे पहुंचाए अर्बन एरियाज में स्टेट के अंदर। साथ ही साथ इसका एम ये भी है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को किस तरीके से इम्प्रूव करे और ग्रीन स्पेसेस को सिटीज़ के अंदर किस तरीके से बढ़ाए। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली कुछ महीनों के दौरान ही जैसे ही कोविड का पैंडेमिक हुआ है, इन रिसेंट टाइम्स के अंदर अर्थ को लेकर एक कंसर्न जग रही है लोगों के मन में। तो अमृत स्कीम को लॉन्च किया गया था कुछ सालों पहले, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए उसको भी डिस्कस करेंगे। सो फार अगर आपको पता हो तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च गई थी 2015 में, और इस स्कीम के तहत 148 प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं 191 प्रोजेक्ट से, और रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो मार्च 2021 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस साल इस रैंकिंग को उड़ीसा ने टॉप किया है, जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन तक मैं आपको बता देता हूं कि चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटका ने भी इम्प्लीमेंटेशन पर काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है उड़ीसा के बाद। उड़ीसा के 9 शहर जो इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं उनके नाम है भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक, राउरकेला, भद्रक, बालासोर, बड़ीपदा, बहरमपुर और पुरी, जो इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। और लगभग 2400 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट कर दी गई है स्टेट के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमृत स्कीम जो है ये 2015 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था दिसंबर 2019 तक। इस मिशन का फोकस यही था कि वाटर सप्लाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए अर्बन सिटीज़ में, और साथ ही साथ वाटर ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से अच्छा किया जाए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है शहरों में तो पानी काफ़ी जम जाता है, तो उसके रिस्क को कैसे कम किया जाए। साथ ही साथ सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि जो पानी यूज़ हो चुका है उसको फिर से कैसे रीयूजेबल बनाया जाए। ग्रीन प्लेसेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि अर्बनाइजेशन जैसे ही बढ़ता है तो नेचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो इसको कैसे ठीक करा जाए। और साथ ही साथ नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात कही जा रही है, जहाँ पर मशीन्स का यूज़ कम हो और साइकिलिंग ज़्यादा हो। खासकर अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा होगा, उसी मॉड्यूल को यहाँ पर फॉलो करने की बात कही जा रही है, जहाँ पर इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए सिटीज़ के अंदर बिना गाड़ी का यूज़ किए ही ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स को अमल में लाया जा सके। इस स्कीम के तहत लगभग 500 शहरों को चुना गया था और इन सिटीज़ और टाउन्स में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। सेंसस 2011 के अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो अगर इसका फिर से एनपीआर किया जाए, जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन अगर किया जाए, तो लगभग अब तक तो 10 लाख लोग इन शहरों में रहते ही होंगे। साथ ही साथ जिन कैपिटल सिटीज़ को इसमें कवर करने की बात कही जा रही है, उनमें से मैंने आपको पहले ही बताया कि उड़ीसा, साथ ही साथ आपके जो स्टेट्स है चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, इन्होंने भी रैंकिंग्स में अच्छा किया है। तो आपको यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि रिसेंटली कैपिटल सिटीज़ ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसके अंदर नहीं लाया गया है, और जो सिटीज़ इसके अंदर क्लासिफाइड है उनको हेरिटेज सिटीज़ का नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा।
हृदय स्कीम के अनुसार। अब हृदय स्कीम क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तहत होता है या इसका मैकेनिज्म क्या है गवर्नमेंटल टर्म्स में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडर द स्कीम द स्टेट्स प्रिपेयर देयर ओन स्टेट एनुअल एक्शन प्लान्स, यानी कि ये जो प्लान्स अलॉट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट इसके तहत खुद के एनुअल एक्शन प्लान्स बनाएगी। स्टेट्स को फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहां पर वो अर्बन लोकल बॉडीज जो स्कीम के तहत बना रही है चीज़ों को, उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम को। और साथ ही साथ ये जो फंड ट्रांसफ़र है ये 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्टेट को पैसा दिया, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर काम करने के लिए अलॉट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको तुरंत ही काम शुरू कर देना है इस स्कीम के तहत। हृदय स्कीम के बारे में जान लेते हैं। हृदय जो है ये नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के तहत आता है, जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसका काम ये था कि ये प्रिजर्व करके रखे रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को, और इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वो डेवलपमेंट तो करना चाहती है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना चाहती है, जैसा कि हेरिटेजली हमारे नेचर के अंदर हुआ है। खासकर आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान इतनी अच्छी कारीगरी थी कि उस समय ना हमने नेचर को हार्म करा था और ना ही हमने किसी भी तरीके का कोई नुकसान इन्वायरमेंटल चेंजेस को किया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उस आइडिया को ही बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम का लॉन्च गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही हमने रिसेंटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए BBC कोर्स को लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1200 है। तो 3-4 महीनों के अंदर ही आप प्रोफाउंड प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश बोल सकेंगे, जहां पर आपको BBC सर्टिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टी है ही के श्रीकांत, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है। तो एक प्रोफेशनल के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए तुरंत ही इस चैनल को विजिट करिए, साथ ही साथ डिटेल्स भी प्रोवाइड करिए, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं @leonite.in। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।